इस शो में हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह और आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पंकज पांडे। आगे हम कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के बड़े वॉइसेस को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन गौरांग जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। गौरांग सर, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, किसी बहुत ही बड़े ब्रांड की पंचलाइन है, बड़ा है तो बेहतर है। क्या बाजार में भी ये थियरी ही काम कर रही है? क्योंकि छोटे मझोले जो शेयर हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां पर फ्रॉथ को लेकर यानी कि बबल को लेकर थोड़ी सी आशंका जाहिर की गई। और जैसे तेजी जो हम धुआंधार देख रहे थे 2023 में, 2024 में तो पिछले कुछ सत्र बड़े ही चिंताजनक रहे हैं। गौरांग सर, क्या लगता है आपको कि ये जो भी क्लिंजिंग है बाजार की, जो मिड कैप की स्मॉल कैप की, ये लंबी खींचने वाली है या फिर काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं? और आप इसको देख कैसे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए अभिषेक, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सबसे पहली बात, तो जब आप बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, अपने लिए या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, तो आप अच्छी चीज खरीदेंगे, और अच्छी चीज खरीदने के लिए आपको दाम भी उसी तरीके का चुकाना पड़ता है। तो जब बाजार में आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आप इतना ध्यान रखते हैं, तो शेयर बाजार में भी जब आप आकर के खरीद करते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो आपको कौन सी कंपनी में आप निवेश करते हैं उसकी जानकारी पहले तो होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जोखिम झेलने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में किसी भी क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो सभी क्षेत्र शेयर बाजार पूर्ण रूप से जोखिम के अधीन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। और एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है अभिषेक, कि छोटे मझौले माइक्रो कैप नो कैप शेयर्स में इस प्रकार की गिरावट आई। ये इतिहास गवाह है हमारे सामने। तो लोगों को भली भांति ये सूचना भी होनी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी तरह का खतरा मोड़ लेते हैं और मझौले छोटे और बहुत ही छोटे शेयर में निवेश करते हैं, तो वहां पर संभावना पूरी पूरी है कि ऐसा समय आ सकता है जहां पर आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो सोच समझ कर आप निवेश कीजिए। और अक्सर अभिषेक, हमारे ही चैनल 18 स्वदेश के द्वारा जो मुहिम चलाई है शेयर बाजार सबका अधिकार, वहां पर हम निरंतर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको पहले तो जोखिम होना चाहिए और निवेश करते तो अच्छे। मैं ये नहीं कहता कि सभी शेयर छोटे या मझौले श्रेणी में खराब है, कुछ शेयर जैसे भी है, और हमारी राय भी है बुनियादी दर के आधार पर छोटे मझौले शेयर पे ऊपर। लेकिन कौन सी कंपनी में, ये नहीं है कि आप अगर 500 कंपनियां या फिर 1000 कंपनियां छोटी मझौली कंपनियां लिस्टेड है, उनमें से आप कोई भी कंपनी खरीद लेंगे और ये अनुमान लगाएंगे या उम्मीद रखेंगे आपको बेहतरीन मुनाफा हो, तो ये मेरे ख्याल से नासमझी वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। और गौरांग जी, हमारी कोशिश भी यही है कि जो चर्चाएं चल रही हैं छोटे मझोले शेयरों को लेकर, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर ना तो वैल्यूएशन को लेकर चिंता है, ना तो बिजनेस को लेकर चिंता है, ना ही उनकी आगे की ग्रोथ को लेकर कोई सवाल है। और वो जो शेयर गिर रहे हैं, हम दरअसल आज एक एक करके ऐसे शेयरों के बारे में आपसे राय लेंगे और हम पूछेंगे कि आखिर उन शेयरों में करना क्या है, क्या एंट्री के लिए सही लेवल मिल रहे हैं। अगर आपके पास है शेयर थोड़े से गिर गए हैं, आप चिंतित हैं, क्या आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ऐसे तमाम शेयर होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक और खास मेहमान को जोड़ेंगे। बीएनपी पारिवार म्यूचुअल फंड के सीईओ सुरेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुरेश जी, आपसे एक सवाल लेंगे, उसके बाद हम सिलसिलेवार ढंग से शेयरों पर भी चर्चा करेंगे। कल स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे आने वाले हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के। आप जरा बताएंगे सर कि कितने अहम है ये स्ट्रेस टेस्ट, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर तमाम चिंताएं हैं, तमाम अटकलें हैं, और उसके बीच रेगुलेटर की तरफ से निर्देश, और फिर ये स्ट्रेस टेस्ट कितने जरूरी थे और कितना अहम होंगे ये? देखिए, पहली चीज तो कि रेगुलेटरी डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये बड़ी अच्छा डेवलपमेंट है, जहां पे कि एक ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो रही है और इन्वेस्टर्स को फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ, अगर आप देखें लास्ट 2 साल से, तो रेगुलेटर के एफर्ट रहे हैं कि इन्वेस्टर्स मार्केट एक ऑर्डरली फैशन में काम करे और टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। सो अगर आप देखिएगा तो 2 साल पहले उन्होंने F&O के बारे में भी
कुछ डेटा शेयर किया था मार्केट में कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स इन एफएनओ डोंट बैंक मनी. Similarly, right now what they've asked for is two things. I think they've warned about some froth in the market, and also उसके अलावा उन्होंने बोला है कि म्यूचुअल फंड्स के लिए कुछ लिक्विडिटी के पैरामीटर्स डिस्क्लोज किए जाएं, जिससे कि इन्वेस्टर्स को ये असेसमेंट हो पाए कि म्यूचुअल फंड्स में से अगर विड्रॉल होगी तो कितने दिन में वो अपना रिडेम्पशंस मीट कर पाएंगे. इसके लिए एम्फी का एक ग्रुप ने एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाई है. उसके तहत सारे म्यूचुअल फंड जो है अपना डेटा डिस्क्लोज करेंगे. तो मुझे लगता है कि ये हेल्दी डेवलपमेंट है जिसके अंदर मार्केट में इंफॉर्मेशन बढ़ेगी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स विल बिकम बेटर इन्फॉर्म्ड. सो उस तरीके से मुझे ये एक अच्छा डेवलपमेंट लग रहा है और डेटा आपके पास कल आ जाएंगे. मुझे लगता है कि ओवरऑल there should not be much worry from the market because mutual funds जो है वो by nature बड़े diversified vehicles होते हैं जहाँ पे कि liquidity जो liquidity का हम लोग वैसे भी ख्याल रखते हैं जब पोर्टफोलियो बनाते हैं. पर फिर भी let's wait for the data to come out tomorrow and it's a good development where investors will be able to make more informed decisions going forward. जी ठीक है, वैलिड पॉइंट है सुरेश जी. चलिए आपसे और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फटाफट वो शेयर जहां पर गिरावट तो हम देख रहे हैं लेकिन चले बहुत हैं, ये बिजनेस कितना सॉलिड है, आपको करना क्या है, अब एक एक करके इन शेयरों पर राय लेते हैं. और पंकज जी शुरुआत आपसे करना चाहेंगे. रेलवे की दो कंपनियों से शुरुआत करेंगे, IRFC और RVNL. ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी है एक साल में, 3 गुना 4 गुना ये शेयर हुए हैं. लेकिन थोड़ी थोड़ी से प्रेशर में आते हुए दिखे ये जब ये मिड कैप की स्मॉल कैप की जब ये सेल ऑफ चल रही थी, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि क्या ये वाजिब था कि 3 गुने 4 गुने ये शेयर हो जाएं. अब आपकी क्या राय है सर, अगर किसी के पास हैं या फिर कोई अगर खरीदना चाह रहा है इन शेयरों को, क्योंकि रेलवे फ्लेवर में रहने वाला है, सरकार का भी पुश है और खुद के लेवल पर भी ये कंपनियां काफी कुछ एक्सप्लोर कर रही हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी. आपकी रणनीति क्या है IRFC में और RVNL में? So thank you for having me. I think रेलवे स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है. रेलवे करीब 14-15 लाख करोड़ का कैपेक्स करने वाला है, तो इन कंपनीज के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है. अभी जैसे अब IRFC की बात करें तो ये डेडिकेटेड बोरोइंग आर्म है एंड काफी स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करने वाली है जो रेलवे कैपेक्स करने वाला है. अच्छी चीज ये है कि इनके अगर आप नंबर देखेंगे तो इनके NPAs वगैरह नील है बिकॉज इनका एक सिंगल कस्टमर है जो कि रेलवेज है. बट पिछले अगर आप वैल्यूएशन या बाकी सब के हिसाब से देखें तो 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. एक तो एक इसका जो ROA है, क्योंकि आप सिंगल कस्टमर को ये करते हैं, केटर करते हैं, तो आपका हाई मार्जिन कोई बुक है नहीं. एंड ROAs वगैरह जो है 1.2-1.3% है. लास्ट 1 ईयर में AUM का ग्रोथ कुछ खास हुआ नहीं है एंड वैल्यूएशन काफी महंगा लगता है. जनरली हम किसी भी फाइनेंशियल स्टॉक में देखते हैं कि भाई अगर उसका ROA 1% है तो करीब उसको हम 1 टाइम बुक देना चाहेंगे, या 2 है तो 2 के आसपास में मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ कैसे पैन आउट होता है. अभी इसका अगर आप देखेंगे ग्रोथ उस हिसाब से रही नहीं है और 3.7 टाइम के बुक पे चल रही है, तो मेरे हिसाब से ये शेयर अवॉइड है. एंड जनरली जो स्टॉक्स चले हैं मेरे हिसाब से थोड़ा उनसे, क्योंकि हम सेक्टर रोटेशन भी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है. अपॉर्चुनिटी और भी बहुत सारे सेक्टर्स एंड पॉकेट्स में है. तो आई थिंक ये स्पेस को मैं अवॉइड करना चाहूंगा इंक्लूडिंग RFC. ठीक है, फिलहाल के लिए अवॉइड है क्योंकि चले बहुत हैं और यही रीज़न है क्योंकि थोड़े से ज़्यादा दौड़ गए थे. अभी फिलहाल आपको अवॉइड करना है. लेकिन एक और खेमा जहां पर सरकार का फोकस है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता वाली थीम वहां पर काम कर रही थी, ऑर्डर बुक सॉलिड है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी, वो है डिफेंस का. कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, ये शिपिंग से जुड़ी जो डिफेंस वाली कंपनीज हैं, यहां पर भी हमने कमाल की तेज़ी देखी. मझगांव डॉक 167% चला एक साल में. कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो 246% के आसपास की तेज़ी रही है. हालांकि थोड़े थोड़े से प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं. ये मार्च में आप देखिए इनके आंकड़े, ये गिरावट आपको दिखाएंगे. गौरांग सर, डिफेंस वाली इन कंपनीज में क्या करना है और एज अ होल पूरे डिफेंस सेगमेंट पर आपका क्या व्यू है? क्या करें, निवेशित रहें या फिर जो मुनाफा हो रहा है बांध के निकल जाए? थोड़ा मोड़ा अभी ऊपर से नीचे आए हैं, इससे ज्यादा वरीड नहीं होना चाहिए.
देखिए अभिषेक, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं 30 सेकंड का समय और चाहूंगा आपके पास से। इस क्षेत्र के साथ साथ मैं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और अभी जो प्रश्न पूछा था आपने रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, तो ये जो प्रयास है सरकार का नीतियों में बदलाव को लेकर के, ये मात्र 3 महीने 6 महीने या साल भर नहीं होने वाला है। ये निरंतर काफी लंबे समय तक आपको परिवर्तन आता हुआ दिखेगा रेलवे क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में। ऊर्जा उत्पादन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां। और वास्तविकता ये भी है अभिषेक, अभी आप बता रहे हैं स्क्रीन पर कि कुछ शेयर 100% चले, कुछ 150, कुछ 200, कुछ 250, कुछ 300% चले एक साल के भीतर। और एक महीने में अगर 5-10% की गिरावट आती भी है तो इससे कौन सा बड़ा आसमान टूट गया आपके ऊपर। और वास्तविकता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी ये भी कहता है कि जो ऊपर जाता है उसको नीचे भी आना होता है, नीचे आकर के ऊपर भी जाता है। लेकिन इस करेक्शन में क्या आपकी बुद्धिमत्ता आपको ये परिणाम देती है कि अब इसका जो रुझान था वो नकारात्मक हो गया? तो हमें नहीं लग रहा है। तो हमें रेलवे से जुड़ी हुई सक्षम कंपनियां अच्छी लगती है, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी हो। रक्षा क्षेत्र का जो आपने जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से आज से 4 साल पहले मेरे ख्याल से सरकार ने डिफेंस एफडीआई खोला दिया था। और जिस स्तर पर इनके आईपीओ आए थे, मझगांव डॉक देख लीजिए आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देख लीजिए, भारत डायनामिक्स देख लीजिए, कोचिन शिपयार्ड देख लीजिए, उस स्तर से अभी तक के जो स्तर देखे उसमें बहुत ही शानदार रिटर्न खड़ा करके दिया। और ये निरंतर प्रयास है, सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो मझगांव डॉक के ऊपर तो आईपीओ के समय से हमारी खरीदारी की राय है, हमने सब्सक्राइब की राय दी थी। कोचिन शिपयार्ड पर बुनियादी तर्क के आधार पर आज के तारीख में भी हमारी खरीदारी की राय है। और मैं ये अनुमान लगा के चलता हूं कि आने वाले 5 या 10 वर्षों में जिस प्रकार से इनकी ऑर्डर बुक बढ़ती जाएगी और एग्जीक्यूशन होता जाएगा और एक्सपोर्ट मार्केट खुलता जाएगा, इनकी परिस्थिति, वित्तीय परिस्थिति काफी बेहतर तरीके से सुधर सकती है। ठीक है, तो ये डिफेंस को लेकर ये व्यू, खरीदारी करने की आपके लिए सलाह है। अब डिफेंस की बात आगे बढ़ेंगे रियल एस्टेट कंपनीज की तरफ। और रियल एस्टेट कंपनीज में चाहे मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, हमने बहुत ही शानदार रिटर्न्स कमा के दिए हैं कंपनीज ने। और अच्छी चीज़ क्या आ रही है कि जो प्री सेल्स के आंकड़े आए हैं, प्री सेल्स में भी या फिर नतीजे भी अच्छे आए थे। ख़ास तौर से जो एक तरह से लग्जरी वाला सेगमेंट है ना, वहाँ पर जो डिमांड है बिल्कुल अलग कहानी कह रहा है। कमाल की हम तेज़ी देख रहे हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए डिमांड बड़ा दमदार है। हालांकि मार्च में अभी ये जो अभी गिरावट चल रही है, थोड़ा सा माहौल नेगेटिव हुआ है, इसमें थोड़े थोड़े से नीचे आए हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स हो, मैक्रोटेक हो, थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ये भी डबल ट्रिपल ये भी शेयर हुए हैं। पंकज जी, रियल एस्टेट की कहानी आपको क्या लगता है कि 2023 में हमने जो स्थिति देखी है, क्या उसके रिपीट टेलीकास्ट की कहीं कोई संभावना दिख रही है 2024 में, या फिर थोड़े से सतर्क रहने की अब जरूरत हो गई है? तो देखिए, नियर टर्म में प्राइस परफॉर्मेंस थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज जैसे अगर आप मैक्रोटेक की बात करें तो करीब 40% प्रीमियम चल रहा है एनएवी पे। हालांकि अगर आप इनका 9 मंथ का सेल्स देखेंगे करीब 10,300 करोड़ का है, प्लस जो भी उन्होंने 14,500 करोड़ का गाइड किया है वो लार्जली वो अचीव कर लेंगे। पर रियल एस्टेट को एज थोड़ा लंबे समय के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि ये 10 साल के बाद में साइकिल रिवाइव हुआ है। एंड अच्छी चीज ये है कि रेरा के बाद में जो ऑर्गेनाइज है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो अलग अलग मार्केट्स में जा रहे हैं, प्लस इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है। एंड दूसरी चीज ये है कि जो आपका सेकेंड हाफ में एक इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन का सिनेरियो है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस सेक्टर को पॉजिटिवली रब ऑफ करेगा। पर ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, तो आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होता है या टाइम करेक्शन आता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपके पास में है तो होल्ड करके रखना चाहिए। थोड़ा वैल्यूएशन रिच है, बट आई थिंक ये रियल एस्टेट जो है हमें लगता है कि मल्टी ईयर साइकिल पे रहने वाला है। एंड ये पहला या दूसरा ही साल है, टिपिकली 4-5 साल का साइकिल तो ये होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये सेक्टर अच्छा है। बट ये कि हाँ, थोड़ा एक प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन होगा तो मेरे हिसाब से वो एक बेहतर एंट्री पॉइंट निकल के आ सकता है। ठीक है, सेक्टर ठीक लग रहा है। थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो अगर आपको शेयर अगर बढ़ाने हैं या फिर किसी को अगर नई खरीद करनी है, उसके लिए ठीक हो जाएगा।
होल्ड करने की सलाह है। हमने तमाम डिफेंस के शेयरों की चर्चा की, रेलवे के शेयरों की चर्चा की, प्रॉपर्टी के शेयरों की चर्चा की। अब एक और सेगमेंट है जहां पर हमने बड़े बड़े रिटर्न्स देखे हैं, वो है ऑयल एंड गैस का। उसमें रिफाइनिंग वाली भी चली हैं, मार्केटिंग वाली भी कंपनी चली हैं, तो तेजी बड़ी अच्छी रही है। और अच्छी चीज़ ये है कि अगर फंडामेंटल्स की बात कर लें, वो बेहतर हमारे एक्सपर्ट समझते हैं कि ओएमसीज में वैल्यूएशन तो अभी भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन एचपीसीएल हो, एमआरपीएल या फिर ऑयल इंडिया, ये तमाम कंपनीज डबल ट्रिपल यहां भी हमने भाव होते हुए देखे हैं। क्या आपको टेंशन लेनी चाहिए अगर ये शेयर थोड़े से गिर रहे हैं, या फिर भरोसा बनाए रखना चाहिए? गौरांग सर बताइए, आपका व्यू क्या है, क्या करें इन कंपनीज में? तो अभिषेक, पहले तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी पर हमारी खरीदारी की राय है। एक्सप्लोरेशन कंपनी में ओएनजीसी, गेल जैसी कंपनियां हैं, वहां पर खरीदारी की राय है। एमआरपीएल जैसी कंपनियां हैं, वहां पर हमारी खरीदारी राय है। और मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से धीरे धीरे करके सरकार की नीतियों में परिवर्तन हो रहा है, हमारी निर्भरता जो कच्चे तेल पर इंपोर्ट्स को लेकर के हैं, वो कम करने की बात करेंगे सरकार। ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन फ्यूल उपयोग करने की बात कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के बहुत बड़ा प्रोत्साहन सरकार दे रही है। तो कहने का तात्पर्य ये कि एक समय था, काफी लंबा समय था, जब आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज कर रहे थे और ज्यादातर रुझान नीचे के तरफ था, अंडर परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ पर भी बदलाव हुआ है, और जिस प्रकार से कच्चा तेल भी एक सीमित दायरे में चल रहा है, हमारा अनुमान कहता है कि अगर कोई बड़ी समस्या जियोपॉलिटिकल या फिर प्रोडक्शन कट्स को लेकर के नहीं हुई ओपेक प्लस के द्वारा, तो शायद ये परिस्थिति और सुधर सकती है। मार्जिन्स मेरे ख्याल से देखना बहुत जरूरी होगा एक्सप्लोरेशन कंपनीज पे। और अगर आपका निवेश है लंबी अवधि के लिए, तो जो नाम हमने लिए हैं यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर, वहां पर आप अपना निवेश बना करके रख सकते हैं। और इस प्रकार की गिरावट में आप थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करके, अनुशासन के साथ धीरे धीरे करके अपना नया निवेश भी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो ये जो नाम आपको बताए हैं, आप उसमें होल्ड कीजिए। निवेश करना है तो आप बिल्कुल सलाह पर अमल कीजिए। एक और खेमा जहां पर चमक बहुत रही है, वो है पावर का। पावर के जितने भी वर्टिकल्स थे वहां पर हमने ज़बरदस्त तेजी दिखी, लेकिन कुछ शेयरों की चर्चा हम अभी करना चाहेंगे। पंकज जी, आप जरा देखिए, एसजेवीएन, आरईसी, पीएफसी, ये सारे के सारे शेयर 3 गुना, 3.5 गुना तक हुए पिछले 1 साल में। पावर के लिहाज से तो अभी तो अच्छे दिन लगता है कि आने वाले हैं आगे। अब तो समर सीजन की शुरुआत भी धीरे धीरे हो जाएगी कुछ दिनों में। आप बताइए, पावर में आपको कितना भरोसा है? क्या टेंशन लेने की जरूरत है? क्या यहां पर वैल्यूएशंस चिंताजनक हो गए हैं, या फिर ज्यादा दिक्कतें नहीं है? तो देखिए, सारे कंपनीज को आप पावर सेक्टर में एक लेंस से देख नहीं सकते हैं। पहला चीज तो अगर आप मैक्रो अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से बात करें तो करीब 430 गीगावाट की कैपेसिटी है, करीब 300 गीगावाट के हम एडिशनल ऐड करने वाले हैं रेन्यूएबल एनर्जी साइड में। जो आपका थर्मल कैपेसिटी एडिशन है वो मिनिमल होने वाला है, बिकॉज ये एक सेगमेंट ऐसा माना जाता है कि पोल्यूटिंग है। तो जनरली जो थर्मल प्लेयर्स हैं, अगर वो अपना बिजनेस मॉडल नहीं बदलते हैं तो वो एक चिंताजनक बात हो सकती है। बाकी चीज ये है कि अगर आप बड़ी कंपनी देखते हैं, एनटीपीसी, तो वो करीब 70,000 मेगावाट का उनका थर्मल कैपेसिटी है, और करीब 60,000 मेगावाट का जो भी उनका फ्यूचर कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी साइड में आएगा, तो एक अच्छा लगता है। या फिर आपकी जो हाइड्रो कंपनीज है वो नेचुरली रिन्यूएबल एनर्जी साइड में आती है, चाहे वो एसजेवीएन हो या एनएचपीसी हो, तो ये काफी अट्रैक्टिव स्पेस है। एंड क्योंकि आपको इतना बड़ा केपेक्स करना है, तो जो उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट है करीब 25 से 30 लाख करोड़ निकल के आती है। नेचुरली बैंक सारे फंड नहीं कर सकते बिकॉज उनको एक सेक्टोरल लिमिट होती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो कंपनीज आती है जैसे पीएफसी वगैरह का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ दीज नेम्स अट्रैक्टिव लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जो स्टॉक्स रिलेटिवली कम चले हैं, मुझे लगता है कि आई थिंक उसमें एनटीपीसी ज्यादा निकल के आता है। बाकी अगर एसजेवीएन या एनएचपीसी थोड़ा करेक्ट होते हैं तो आई थिंक वो एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट होगा फॉर सम ऑफ दी स्टॉक्स टू सॉर्ट ऑफ एंटर। जी ठीक है, चलिए अब शो में करीब करीब 1 मिनट के आसपास का समय रह गया है। गौरांग सर, आपसे एक संक्षेप में आंसर चाहेंगे और फटाफट। कुछ शेयर छूट गए हमारे लिस्ट में, हालांकि चले बहुत हैं। बीएचईएल हो गया,
या फिर जेबीएम ऑटो, एनबीसीसी, सुज़लॉन, ज़रा इनके बारे में सर राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बहुत रहता है इन स्टॉक्स में। आपका कितना इंटरेस्ट है और क्या इंटरेस्ट बनाए रखना अभी, इस पर क्या कहेंगे आप? सुज़लॉन पर तो शून्य है हमारा, और शून्य से ज्यादा भारी भरकम तो वेटेज दे नहीं सकते हम। कवरेज में नहीं है सुज़लॉन अभिषेक, इसलिए उसमें टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बीएचईएल और जैसी कंपनियां जो है वहां पर हमारी मुनाफा वसूली की राय है। एनबीसीसी जैसी कंपनियां हैं जो कि निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, वहां पर मुनाफा बांधने की सलाह है। इसलिए सलाह है क्योंकि हमारे जो लक्ष्य थे बुनियादी तर्क के आधार पर वो आ चुके हैं। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा कि निवेशक, खास करके छोटे निवेशक, वो अक्सर दाम देख के आकर्षित हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके शेयर में दाम देख करके निवेश मत कीजिए, काम देख करके निवेश कीजिए। और बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, बाय क्वालिटी, डोंट बाय क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी खरीदिए, क्वांटिटी नहीं, दाम नहीं, उसमें दम कितना है ये देखिए। ये सलाह है आपके लिए गौरांग सर की तरफ से। चलिए, शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसके जवाब भी मिले होंगे, और जिन शेयरों के बारे में हमने चर्चा की इसमें से कुछ तो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होंगे और इनके बारे में आप राय जानना भी चाहते होंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। गौरांग सर और पंकज सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और विस्तार से इन शेयरों पर चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, ET9 स्वदेश पर शेयरों को लेकर, मार्केट को लेकर हमारा कवरेज जारी है।